आदित्य कमरे से बाहर आता है। तभी डॉक्टर वहां आकर रुक जाती हैं। आदित्य पूछता है, डॉक्टर, इस ट्रीटमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे ना? डॉक्टर रिस्पेक्टफुली कहती हैं, नो सर, ऐसी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और हमने इनकी रिपोर्ट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर कंफर्म कर लिया है। ये ट्रीटमेंट से उनकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहाँ से अंदर चली जाती हैं। तरुणा देवी एक कमरे में बैठी सामने बैठे इंसान से बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह इंसान, मालकिन, हमने अपनी आँखों से देखा और सुना है। वो आपके पोता बहू को लेकर जाना चाहते हैं। तरुणा देवी उस आदमी को जाने का इशारा करती है और चेयर से टेक कर बैठ जाती है। तरुणा देवी के सामने बाला सर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। तरुणा देवी आंखें खोलकर कहती हैं, नेहाल राठी, दिव्या को टारगेट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर बाला की तरफ देखकर उसके पोते को ही उठा लो। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना उसे दुश्मनी मोलने का। अब दिखाते हैं उसे असली दुश्मनी क्या होती है। बाड़ा थोड़ा सा झिकझिकाते हुए कहता है, लेकिन मालकिन, उसके पोते का तो कोई अता पता ही नहीं है। कौन है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, किसी को पता ही नहीं है। तरुणा देवी बाला को एकदम घूरती हैं और कहती हैं, तो क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि उसे ढूंढो? बाला सर झुकाए हुए, नहीं मालकिन। तरुणा देवी तेज आवाज में, चाहे वो आसमान में रहे या फिर पाताल में, उसे कहीं से भी ढूंढो। और हाँ, फिलहाल के लिए आदि को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बड़े से महल जैसा घर के में एक कमरे में नेहाल राठी हंसते हुए बोलता है, आसमान पाताल कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरा पोता बाहर तभी आएगा जब वक्त आएगा। करीब 2 घंटे बाद दिव्या कमरे से बाहर निकलती है। दिव्या को देखते ही आदित्य उसके पास चला जाता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? दिव्या बिना कुछ बोले आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य सामने खड़े डॉक्टर को देखता है तो वह डॉक्टर आंखें झपका देता है, जैसे वह बोल रहा हो कि सब कुछ ठीक है। आदित्य दिव्या को गोद में उठा लेता है और फिर बाहर चला जाता है। कार के पास जाकर आदित्य दिव्या को अलग करने लगता है, लेकिन दिव्या उसे और कसकर पकड़ लेती है। आदित्य हार मानकर दिव्या को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ जाता है। कार हॉस्पिटल से चलने लगती है। आदित्य दिव्या के सर को सहलाने लगता है। दिव्या अपने चेहरे को आदित्य के गर्दन पर छिपा लेती है। आदित्य अपने पॉकेट से मंगलसूत्र को निकालता है और दिव्या के गले में पहना देता है। आदित्य रॉकी को इशारे से कुछ बोलता है तो रॉकी ड्राइवर से कहता है, ग्रीन पैलेस चलो। कुछ 1 घंटे के सफ़र के बाद कार एक फार्म हाउस में जाकर रुकती है। ग्रीन पैलेस आदित्य का प्राइवेट फार्म हाउस था, जिसमें उसके सिवाय कोई नहीं आता था। इसमें ज़्यादा बॉडीगार्ड्स भी नहीं थे। हर पल बॉडीगार्ड के साथ रह रहकर जब आदित्य इरिटेट हो जाता था तो वह यहाँ आकर अपने जीता है। आदित्य
दिव्या को देखता है, जो कि अब तक सो चुकी थी, शायद दवाइयों के असर से। आदित्य दिव्या को लेकर अंदर की ओर जाता है और उसे बेड पर सुला देता है और खुद एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अच्छे से नॉक करता है। कमरा पूरा अंधेरा था। आदित्य कमरे के सारे लाइट्स को ऑन करता है। कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। ये वही कॉलेज टाइम की तस्वीर थी जिसमें आदित्य ने दिव्या को कमर से पकड़ा हुआ था। आदित्य उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत पहलू हो जिसने मुझे एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी दी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। 2 साल पहले की वह पहली मुलाकात ने मुझे तुम्हारे साथ जोड़ लिया। मेरे अकेलेपन और दर्दों को दूर करके तुमने जो मुझे जिंदगी दी, मैं उसे चाह कर भी नहीं भुला सकता। तुम दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे आदित्य सिंघानिया ने छुआ है। 1 घंटे बाद दिव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही दिव्या इधर से उधर देखने लगती है। कमरे में कोई नहीं था। एक अनजान जगह में खुद को देखकर दिव्या थोड़ा सा घबराहट सी जाती है। बेड से उठकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है। दिव्या हर तरफ देखने लगती है। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ सुकून से भरी तस्वीरें टंगी हुई थी। दिव्या नीचे हॉल पर देखती है। हॉल पर सोफे में बैठा आदित्य अपने लैपटॉप पर बिजी था। दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए वह पूछती है, हम कहाँ पर हैं? दिव्या के सवाल पर आदित्य उसे कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद आदित्य लैपटॉप बंद करता है और दिव्या को देखता है, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। आदित्य दिव्या की नज़रों को नज़रअंदाज करके अपनी जगह से उठता है और किचन से कुछ फ्रूट्स लेकर आता है। आदित्य ने इस फार्म हाउस पर कोई सर्वेंट नहीं रखे थे। बस एक सर्वेंट आकर घर की साफ सफाई करके चली जाती थी। आदित्य दिव्या की तरफ फ्रूट की प्लेट बढ़ा देता है। दिव्या एक नज़र प्लेट को घूरती है, फिर आदित्य को घूरती है। दिव्या प्लेट को नहीं लेती तो आदित्य दिव्या के सामने टेबल पर बैठकर उसे खाने का इशारा करता है। दिव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। तभी आदित्य दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और प्लेट को टेबल पर रख देता है। दिव्या बिना पीछे मुड़े नाराज़गी से कहती है, हमें कुछ नहीं खाना है, बस इस अनजान जगह से हमें जाना है। आदित्य उठकर दिव्या के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये कोई अनजान जगह नहीं है, ये वही घर है जिसमें मैं अपने अकेलेपन को जीता आया हूँ। दिव्या आदित्य की आंखों में देखती है। दिव्या को आज आदित्य की आंखों में अलग ही तरह का एक सुकून दिख रहा था, जो शादी के बाद उसने कभी नहीं देखा। दिव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती है, सवालों के जवाब तभी देना चाहिए जब पूछा जाए। कहीं ऐसा ना हो आप जवाब देना तो चाहें, लेकिन सवाल करने के लिए मैं ही ना रहूं। यह सुनते ही आदित्य की पकड़
दिव्या के हाथों में कस सी जाती है। दिव्या की नज़रें आदित्य के हाथों में चली जाती हैं। आदित्य झटके से दिव्या के गर्दन को पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़कर रूडली उसे किस करने लगता है। दिव्या को आज आदित्य के किस से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दिव्या बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आदित्य के सीने को ढकेल रही थी, लेकिन आदित्य दिव्या के कमर को जोर से पकड़ लेता है। दिव्या की बातों से आदित्य बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। अगर दिव्या की जगह किसी और ने दिव्या को दूर करने की बात कही होती तो वह उसे इसी वक्त जान से मार देता। आदित्य अपने गुस्से को दिव्या के सामने जाहिर कर रहा था, जो दिव्या के लिए सहना मुश्किल होता जा रहा था। दिव्या आदित्य के हाथों को अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। जितना वह छुड़ाने की कोशिश करती है, आदित्य के हाथ उतने ही कसते जा रहे थे, जिससे दिव्या को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब दिव्या के दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगते हैं। वहीं आदित्य अपने गुस्से को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। गुस्से में वह यह तक नहीं देख रहा था कि वह दिव्या को हर्ट कर रहा है। आदित्य गुस्सा में दिव्या के होठों को जोर से काट लेता है और दिव्या से दूर हो जाता है। दिव्या की दर्द से चीख निकल जाती है। दिव्या घुटनों के बल बैठ कर रोने लगती है। आदित्य गुस्से से टेबल को एक लात मारता है, जिससे टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखर जाते हैं और टेबल कांच की होने की वजह से टूट जाती है। आज पहली बार दिव्या एकदम डर गई थी। आज पहली बार ऐसा था जब दिव्या ने आदित्य का गुस्सा देखा था। कुछ देर में आदित्य का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। वह दिव्या की तरफ पलट कर देखता है। दिव्या अपना सर झुकाए अब भी रो रही थी। आदित्य उसकी तरफ बढ़ता है और खुद भी घुटनों के बल बैठ जाता है। दिव्या डर से एकदम सहम सी जाती है और पीछे की ओर होने लगती है। दिव्या को डरता देख आदित्य के दिल में टीस उठती है। आदित्य दिव्या के और थोड़ा करीब चला जाता है और दिव्या के चेहरे को थाम लेता है। दिव्या डर से और ज़्यादा कांपने लगती है। आदित्य बहुत ही शांत सा कहता है, सॉरी। यह एक वर्ड से दिव्या का डर पल भर में गायब हो जाता है और वह झट से आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। आदित्य दिव्या के पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में दिव्या बिल्कुल शांत हो जाती है। आदित्य धीरे से दिव्या को अलग करता है और कहता है, जब साथ निभाने का वचन लिया है तो यूं दूर जाने की बातें मत करो। मेरा शांत स्वभाव को गुस्से में तब्दील होने मत दो, वरना गुस्से में मुझे किसी का दर्द भी नहीं दिखता। दिव्या बस आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछता है और उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है। फर्स्ट एड बॉक्स के कर्टन लेकर आदित्य दिव्या के होठों को अच्छे से पोंछता है और दवाई लगा देता है। आदित्य अब दिव्या की कमर से साड़ी को थोड़ा साइड करता है और उस पर भी दवाई लगा देता है और दवाई को फर्स्ट एड बॉक्स में रखने लगता है कि दिव्या रोदू आवाज़ में कहती है,
हमें हाथ में भी दर्द हो रहा है। आदित्य पहले दिव्या को देखता है, फिर उसके हाथों पर भी दवाई लगा देता है। अब दोनों गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे थे। गार्डन की खूबसूरती से दिव्या अपना सर दर्द भुलाकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वह आदित्य को देखकर पूछती है, आपने तो हमें बताया नहीं किस लिए हमें हॉस्पिटल लेकर गए थे और वह ट्रीटमेंट। आदित्य आगे देखते हुए जवाब देता है, ताकि जब हम रोमांस करें तो तुम्हारा दर्द बाहर ना आए। दिव्या एकदम से रुक जाती है और फिर कहती है, मतलब? आदित्य दिव्या को देखते हुए ही कहता है, तुम्हें याद नहीं है जब मैंने बाइट किया था तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में छोटा सा जहर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे जाता है। तो बस उसी दर्द को मैंने जड़ से ख़त्म करवा दिया। दिव्या बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है, इसका मतलब अब आप मुझे जोर से बाइट करेंगे? आदित्य तुरंत जवाब देता है, क्यों, तुम्हें कोई शक है? दिव्या मासूमी से अपना सिर ना में हिला देती है। आदित्य मुस्कुरा देता है, जो दिव्या बिल्कुल देख नहीं पाती। दोनों अब खामोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे थे। दिव्या को आदित्य का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात के वक्त दोनों सिंघानिया विलेज पहुंच जाते हैं। कमरे में आते ही दिव्या आराम से बेड पर लेट जाती है। वहीं आदित्य स्टडी रूम में चला जाता है। दिव्या अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। दिव्या लेटी हुई टेबल से फ़ोन लेती है और नंबर देखती है, जो अननोन नंबर था। दिव्या कॉल रिसीव करती है। उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो, क्या मैं दिव्या से बात कर रही हूँ? दिव्या, जी हाँ। कॉल के उधर से, हेलो दिव्या, मैं ज्येष्ठा बोल रही हूँ। दिव्या जल्दी से उठकर बैठ जाती हूँ और एक बार फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है, फिर थोड़ा चिंता से कहती है, आप कैसी हैं और आप उस दिन कैसे उन लोगों से बची? आपने हमें उस वक्त कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ज्येष्ठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्येष्ठा का बस इतना सा जवाब सुनकर दिव्या पूछती है, आपके पैर पर तो उस वक्त बहुत चोट आई थी ना, आप उन लोगों से कैसे बची? ज्येष्ठा, आप हमें किससे बचने के लिए कह रही हैं? दिव्या, वही लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। ज्येष्ठा, आपको तो पता था ना कि वो लोग किसके थे आदमी? ध्रुव सूर्यवंशी। दिव्या एकदम से चुप हो जाती है। उधर से ज्येष्ठा कहती है, आपको भी पता है वो जितना खुद को बुरा दिखाते हैं उतने हैं नहीं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। लेकिन इतना जानते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको नहीं पता, हमने उन्हें आपकी तस्वीरों को लेकर रात में आपसे बात करते हुए देखा है। उन्हें आपकी चिंता है, वो आपको बहुत याद करते हैं। दिव्या की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभालते हुए कहती है, वो ठीक तो है ना? ज्येष्ठा कहती है, हाँ, ध्रुव बिल्कुल ठीक है। दिव्या फिर एक बार खुद
को संभालते हुए कहती है, प्लीज आप उनका ध्यान रखिएगा। ज्येष्ठा हाँ में जवाब देती है तो दिव्या कॉल को कट कर देती है और गैलरी में ध्रुव की फोटो को देखकर रोने लगती है। वहीं पृथ्वी बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। विकासा जी बेड पर बहुत ही उदास सी बैठी हुई थी। पृथ्वी ये बात नोटिस कर लेते हैं कि विकासा आज कुछ ज़्यादा ही परेशान है। पृथ्वी अपने काम को बिना रोके हुए पूछते हैं, क्या हुआ बिस, आप इतनी परेशान क्यों हैं? विकासा जी धीरे से कहती हैं, आपको पता है दिव्या किसकी बेटी है? पृथ्वी अपना काम रोककर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अपने काम को चालू रखकर कहते हैं, ये तो माँ ने हमें कभी बताया ही नहीं है। विकासा जी एकदम से कहती हैं, कल्याणी मल्होत्रा। जैसे ही पृथ्वी ये सुनते हैं, उनके काम करते हुए हाथ एकदम से रुक जाते हैं। पृथ्वी अपना सर उठाकर विकासा जी को देखते हैं जो उनसे पीट करके बैठी हुई थी। पृथ्वी अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं और उठकर विकासा जी की तरफ चले जाते हैं। विकासा जी के सामने बैठकर पृथ्वी विकासा जी के चेहरे को अपने हाथों में भर लेते हैं। इस वक्त विकासा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी धीरे से, बिस मेरी तरफ देखिए। विकासा जी अपनी आंखें उठाकर पृथ्वी जी की तरफ देखती हैं। पृथ्वी विकासा जी के आंखों में देखते हुए कहते हैं, हमें पता है विस कि हमारा जो रिश्ता बंधा था वह बस माँ के कहने पर हुआ था और हमने आपसे कहा था कि हम किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन विस कल्याणी बस मेरे एक तरफा और पहला प्यार था। विकासा जी की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं। पृथ्वी विकासा जी के माथे को चूमते हैं और कहते हैं, लेकिन अब बस हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आखिरी सांस तक अब सिर्फ हम आपसे ही प्यार करते रहेंगे। विकासा जी बिलख बिलख कर रोते हुए पृथ्वी जी के गले लग जाती हैं। पृथ्वी और कल्याणी यानी दिव्या की माँ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। विकासा जी तो बचपन से ही सिंघानिया बिला में रहा करती थी। कॉलेज के दौरान जब पृथ्वी ने पहली बार कल्याणी को देखा था तभी उनसे प्यार कर बैठे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार कल्याणी के सामने नहीं किया था। यहाँ तक कि कल्याणी तो पृथ्वी को जानती भी नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी और कल्याणी अलग अलग क्लास में थे। अचानक से तरुणा देवी ने पृथ्वी की शादी विकासा जी से तय कर दी थी। पृथ्वी से नाखुश थे, लेकिन अपनी माँ की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी से मना नहीं किया। शादी होने के बाद पृथ्वी ने विकासा जी को बताया था कि वह कल्याणी से प्यार करते हैं। उन्होंने उसकी तस्वीर तक विकासा जी को दिखाया था। उस वक्त विकासा जी बहुत ही ज़्यादा टूट गई थीं। पति के होते हुए भी उन्हें वो रिश्ता हक नहीं मिल पाया। पूरे 2 साल बाद ही पृथ्वी ने विकासा जी को अपनाया था। पृथ्वी विकासा जी के सर को सहलाते हुए कहते हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, उसी का तो नतीजा यह हुआ है कि अर्जुन, आदि और अनुज इस दुनिया में आए हैं और आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। पृथ्वी की ऐसी बातें सुनकर विकासा जी उनसे अलग होती हैं और घूरते हुए
देखती हैं। पृथ्वी शरारत भरी मुस्कुराहट लिए हुए कहते हैं, अगर आप चाहें तो हम अभी भी अपना प्यार दिखाकर एक छोटी सी गुड़िया आपको दे सकते हैं। वैसे भी आप तो हमेशा से एक लड़की बच्ची ही चाहिए थी। बिकासा जी झट से खड़ी होती हैं और कहती हैं, आपको सब नहीं आती। ऐसी बातें करते हुए बेटे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आप। पृथ्वी झटके से बिकासा का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे बिकासा सीधे उनके गोद में जाकर बैठ जाती हैं। पृथ्वी विकासा के कान में कहते हैं, आप कल्याणी से जेलस हो रही थी ना। विकासा जी झट से कहती हैं, बिल्कुल नहीं, हम कोई जेलस वेलस नहीं हो रहे थे। पृथ्वी विकासा जी के कमर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा तो आप जेलस नहीं हो रहे थे। विकासा पृथ्वी को जोर का धक्का देती हैं और कमरे से सीधे बाहर निकल जाती हैं। विकासा जी बाहर जाकर गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो वहीं पृथ्वी विकासा के हरकत से मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाते हैं। सुबह का वक्त। दिव्या नाश्ते के बाद गार्डन पर अकेली बैठी हुई थी। तभी रॉकी फूल तोड़ने के लिए वहां आता है। वह झाड़ियों के पीछे जाकर फूलों को तोड़ने लगता है। रॉकी फूल तोड़ कर जाने ही लगता है कि अचानक उसके मुंह से आह निकल जाती है। दिव्या जो अपने गुम में थी, उसकी नज़रें रॉकी पर चली जाती हैं। दिव्या उठकर रॉकी के पास जाती है। रॉकी के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया था। दिव्या एक नज़र रॉकी के चेहरे को देखती है, फिर उसे सहारा देते हुए बेंच में बैठा देती है। दिव्या अपना साड़ी फाड़ने वाली होती है कि रॉकी एकदम से कहता है, मैम ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप अपनी साड़ी को मत फाड़िए, मैं मैनेज कर लूँगा। दिव्या रॉकी को घूर कर देखती है तो रॉकी सर झुका लेता है। दिव्या अपनी साड़ी फाड़ती है और रॉकी के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है कि रॉकी जल्दी से पैरों को पीछे कर लेता है और बोलता है, मैम प्लीज़ आप मेरे पैर मत छूइए। दिव्या घूरते हुए कहती है, क्यों, आपके पैरों में कांटे लगे हैं जो छूते ही हमें लग जाएंगे। रॉकी हड़बड़ाते हुए बोलता है, नो मैम। दिव्या रॉकी का पैर पकड़ लेती है। रॉकी के तो डर से पसीने ही छूटने लगते हैं। रॉकी तो बस भगवान से यही प्रेयर कर रहा था कि उसका बॉस न देख ले। दिव्या रॉकी के पैरों का कांच निकालकर पट्टी कर देती है और गौरव को कॉल करके गार्डन में आने के लिए कहती है। दिव्या की नज़र अब फूलों पर पड़ती है। दिव्या रॉकी के साथ बेंच में बैठकर पूछती है, आप इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे हैं? रॉकी फूलों को देखते हुए कहता है, वो मैम आज मेरी माँ का जन्मदिन है तो मैं मंदिर पूजा के लिए जा रहा था। दिव्या तो आप अपनी माँ के साथ ही ये दिन क्यों नहीं मनाते? रॉकी तुरंत जवाब देता है, मैम मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। रॉकी की बात सुनकर दिव्या उदास सी हो जाती है। रॉकी फिर कहता है, पहले तो मैं ये दिन रूमी के साथ मनाता था, लेकिन अब तो वो। बोलते हुए रॉकी की नज़र गौरव पर पड़ती है। गौरव थोड़ी दूर पर था
और उसके पास ही आ रहा था। गौरव को आता हुआ देखकर रॉकी एकदम से चुप सा हो जाता है। गौरव आकर कहता है, सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, वो सीनियर डॉक्टर का कॉल आ गया था। बोलते हुए गौरव नीचे ही बैठ जाता है और रॉकी के पैरों से साड़ी की पट्टी निकालते हुए कहता है, अच्छा हुआ भाभी आपने पट्टी कर दी, वरना खून ज़्यादा लॉस हो जाता। दिव्या बस मुस्कुरा देती है। गौरव फिर से कहता है, अर्जुन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। मुझे तो लगता है कुछ ही दिन में अर्जुन कोमा से बाहर भी आने वाला है। यह सुनकर दिव्या पहले तो खुश होती है, लेकिन अचानक ही जैसे उसे कुछ याद आता है तो एक डर उसके अंदर बैठ जाता है। गौरव को भी जब यह एहसास होता है तो वह दिव्या को देखने लगता है। गौरव रॉकी को पट्टी करके इंजेक्शन देता है और 2 बॉडीगार्ड्स को ले जाने के लिए कहता है। गौरव दिव्या के साथ बैठ जाता है और कहता है, भाभी आपको एक बार आदि से बात कर लेनी चाहिए। दिव्या अपने डर को छुपाते हुए, किस बारे में? गौरव सामने देखते हुए, कहीं आदि आपको अभी भी अर्जुन का अमानत तो नहीं मानते? दिव्या का दिल जोर से धक सा रह जाता है। दिव्या को भी तो इसी बात का डर था कि कहीं आदित्य अर्जुन के होश में आते ही रिश्ते को नकार ना दे, क्योंकि दिव्या ने तो आदित्य को ही अपना पति माना है, और अगर अभी कोई दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहेगा तो वह ऐसा कैसे कर सकती है। पृथ्वी जो फोन पर बातें करते हुए गार्डन की तरफ आ रहे थे, वह दोनों की बातें सुन लेते हैं। पृथ्वी कॉल करके उन दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं। पृथ्वी को आता हुआ देखकर गौरव खड़ा हो जाता है और उसके साथ दिव्या भी खड़ी हो जाती। पृथ्वी गौरव को देखते हुए कहते हैं, हमें दिव्या से अकेले में बात करनी है। गौरव एक नज़र दिव्या को देखता है और अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। पृथ्वी दिव्या को बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी बैठ जाते हैं। दिव्या बस पृथ्वी जी को ही देखे जा रही थी। पृथ्वी आगे की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या आपको आदि के फैसले से डर लग रहा था? दिव्या एकदम पृथ्वी को देखती है और कुछ नहीं बोलती। पृथ्वी एक नज़र दिव्या को देखते हैं, फिर सामने देखते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता कि अर्जुन जब होश में आएंगे तो आदि क्या फैसला लेंगे। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन मैं आदि कबाब होने के बावजूद उससे एक बार भी बात नहीं की। दिव्या पृथ्वी की हर एक बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। पृथ्वी, दिव्या, मेरी शादी भी बिल्कुल आदि की ही तरह हुई थी। एक अनचाहे रिश्ते में बंधे थे 20 और मैं।